हाल ही में गोवा के परवोरिम स्थित एक सरकारी भवन का दौरा एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। उस भवन में एक विभाग के नए कार्यालय के लिए आंतरिक नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। नवीनीकरण की गई अधिकांश जगहों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन निदेशक के कक्ष और उससे संलग्न शौचालय को व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं बनाया गया है। प्रवेश द्वार इतने संकरे हैं कि वहां से व्हीलचेयर आराम से नहीं गुजर सकती, और यह सुलभता मानकों के अनुरूप नहीं है। यह कोई मामूली डिजाइन की गलती नहीं है, बल्कि यह एक गहरे और बाधित मानसिकता का प्रतीक है। यह साफ संकेत देता है कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्तियों को निदेशक जैसे नेतृत्व पदों पर बैठने की कल्पना तक नहीं की गई है, न अभी न निकट भविष्य में। यदि कोई व्हीलचेयर उपयोगकर्ता निदेशक नियुक्त होता है तो उसे किसी अन्य केबिन में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जैसे कि वह एक द्वितीय श्रेणी का नागरिक हो, उस गरिमा, स्थान और अधिकार से वंचित जिसे वह आधिकारिक कक्ष दर्शाता है। यह डिजाइन चुपचाप लेकिन दृढ़ता से यह संदेश देता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सत्ता के पदों पर बैठना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार का बहिष्कार एक ऐसी मानसिकता से उपजता है जो मानती है कि दिव्यांग व्यक्ति कभी नेतृत्व के पद तक नहीं पहुंच सकते या उन्हें ऐसे पद नहीं मिलने चाहिए, चाहे वे पूरी तरह से सक्षम, योग्य और शिक्षित क्यों न हों। इसलिए उनकी आवश्यकताओं को योजना में शामिल नहीं किया जाता। यह कोई संयोग नहीं है, यह जानबूझकर की गई उपेक्षा है जो दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन के हाशिए पर धकेलती रहती है। यह समस्या केवल एक इमारत या एक कार्यालय तक सीमित नहीं है। 1995 में बने विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम और 2016 के अधिकार अधिनियम के बावजूद भारत में सार्वजनिक अवसंरचना, जिसमें स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय शामिल हैं, आज भी बड़ी हद तक असुलभ है। यह केवल जागरूकता की कमी नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित उपेक्षा का परिणाम है। यह व्यवस्था डिजाइन के जरिए दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में पूर्ण भागीदारी से लगातार बाहर करती रहती है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जानबूझकर और योजनाबद्ध ढंग से। दिव्यांग व्यक्तियों का बहिष्कार बचपन से शुरू होता है। बच्चों को समावेशी शिक्षा से बार बार वंचित किया जाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार में भी वही बाधाएं मिलती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाएं भले सुलभ हों, पर मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय और प्रयोगशाला नहीं होते। और अगर ये सभी जगह सुलभ हों भी, तो प्राचार्य का कार्यालय असुलभ रहेगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जानबूझकर असुलभ रखा जाता है ताकि दिव्यांग छात्र विकास, प्रगति और उच्च शिक्षा या पदों तक न पहुंच सके। कार्यालय की जगहें, खासकर वरिष्ठ पदों की, आज भी तथाकथित फिट बॉडी व्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नेतृत्व और व्यावसायिक विकास के अवसरों में सक्रिय और योजनाबद्ध बहिष्कार होता है। यह अज्ञानता नहीं, बल्कि जानबूझकर लिए गए डिजाइन निर्णयों का परिणाम है जो केवल सक्षम शरीर वालों को प्राथमिकता देते हैं। सिर्फ भौतिक असुलभता ही समस्या नहीं है, मानसिकता की बाधाएं भी उतनी ही नुकसानदायक हैं। जब अधिकारी यह कहते हैं कि वे बाहर आकर मिलेंगे, तो यह एक सदाशयता के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन असल में यह व्यवस्था के भीतर मौजूद बहिष्कार को दर्शाता है। यह आगंतुक को समान स्तर पर मिलने से रोकता है और संदेश देता है कि वे आधिकारिक स्थान के भीतर स्वागत योग्य नहीं है। यह एक व्यवस्थित अस्पृश्यता का रूप है जो विकलांगता के आधार पर की जाती है और अत्यंत अपमानजनक है। विकलांगता पर होने वाली चर्चाओं में प्रयुक्त शब्दावली पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। डिसेबिलिटी कम्युनिटी, विकलांगता समुदाय जैसे शब्द अच्छे इरादों से उपयोग किए जाते हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह दिव्यांग व्यक्तियों के वास्तविक अनुभवों को नहीं दर्शाते। भारत में समुदाय आमतौर पर जाति, धर्म या जातीय पहचान जैसे साझा तत्वों पर आधारित होता है, जो पूरे परिवारों को जोड़ता है और सामाजिक भूमिका, रिश्ते और विवाह को प्रभावित करता है। इसके विपरीत, विकलांगता अक्सर एक व्यक्तिगत अनुभव होती है। जीवनसाथी, माता पिता या भाई बहन उस अनुभव को साझा नहीं करते, नहीं वे उसी पहचान समूह का हिस्सा माने जाते हैं। इसे समुदाय कहना विविध अनुभवों को एक सरल, सीमित पहचान में बदल देता है। इस सामान्यीकरण से और अधिक रूढ़ियां जन्म लेती हैं। यह धारणा मजबूत होती है कि सभी दिव्यांग व्यक्ति आश्रित होते हैं और केवल निम्नस्तरीय नौकरियों, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, के लिए ही उपयुक्त होते हैं, जबकि नेतृत्व पद केवल सक्षम शरीर वालों के लिए होते हैं।
जब नीतियों और योजनाओं में समुदाय शब्द का प्रयोग होता है तो यह सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल करने के बजाय एक समान इकाई मान लिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक बड़ी और विविध जनसंख्या को इस बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसके दुष्परिणाम कई पीढ़ियों तक झेलने पड़ सकते हैं। यदि तत्काल सुधार नहीं किया गया तो आने वाले 100 वर्षों तक असुलभता बनी रहेगी, जैसे आज की पीढ़ी पिछले 100 वर्षों में बनी असुलभ इमारतों से अब भी पीड़ित है। वर्तमान मामले में लौटते हैं तो देखा जाता है कि जिस अधिकारी ने इस असुलभ इंटीरियर डिजाइन को स्वीकृति दी, उसने न केवल भविष्य के व्हीलचेयर उपयोगकर्ता निदेशकों को उनके आधिकारिक कक्ष से वंचित किया, बल्कि कार्यालय में कार्यरत उनके कनिष्ठ कर्मचारियों या नागरिकों को भी निदेशक से समान स्तर पर मिलने से रोका है। यह कोई तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया भेदभावपूर्ण कार्य है जो शारीरिक योग्यता के आधार पर किया गया है और भारतीय कानून में स्थापित समानता, गरिमा और भेदभाव निषेध के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि नए नवीनीकृत कार्यालय कक्ष का उद्घाटन या उपयोग तब तक रोका जाए जब तक निदेशक कक्ष और उससे संलग्न शौचालय को पूर्णतः व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और समावेशी न बना दिया जाए। ऐसे भेदभावपूर्ण डिजाइन को स्वीकृति देने वाले अधिकारी को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भविष्य में किसी भी सरकारी भवन या कार्यालय के नवीनीकरण, डिजाइन या मरम्मत में सार्वभौमिक डिजाइन और सुलभता के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए और उच्च अधिकारियों के कक्षों को भी सुलभ बनाया जाना चाहिए। सुलभता को कभी भी कृपा या दान समझकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक मौलिक अधिकार है, संविधान और कानून दोनों के अनुसार, जो हर नागरिक को बिना किसी अपवाद के प्राप्त है। समावेश कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। सार्वजनिक स्थलों पर सुलभता केवल आगंतुकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी होनी चाहिए जो स्वयं दिव्यांग हो सकते हैं। अगर यह सामग्री पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और साझा करें ताकि अगली पीढ़ी के लिए सुलभता के विषय में जागरूकता फैलाई जा सके। अगर पसंद न आई हो तो कृपया अपनी टिप्पणी द्वारा अवश्य बताएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।